दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अभी पढ़ाई में जुटे होंगे। तो आप सभी के लिए आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के समस्त टॉपिकों को। तो इस वीडियो के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी में जितने भी टॉपिक आते हैं, भारत के संवैधानिक विकास से लेकर राज्यों के एवं नागरिकता, फिर आता है मूल अधिकार, फिर मौलिक कर्तव्य, फिर संघ सरकार संबंधित है, राष्ट्रपति हैं, संसद है, उच्चतम न्यायालय है। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं उन सभी को आज के वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हों, रेलवे की, या कि अदर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम, और अगर आप यूपीएसआई के लिए कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट यह है क्योंकि यूपीएसआई में इंडियन पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो अगर आपने हमारे चैनल में आज पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें जो है आपको लगभग सभी सब्जेक्ट से संबंधित इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए जा चुके हैं। आज थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फिर भी प्रयास करेंगे कि इस वीडियो को जो है कंप्लीट कवर किया जाए और अच्छे से आपका पूरा रिवीजन करवा दिया जाए। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों का। और इसकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, वहाँ से हम इस पीडीएफ को जो है अपलोड कर देंगे। तो आते हैं और आज के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट से कि पहला प्रश्न कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, और इसी के द्वारा जो है पहले से ही भारत में पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हो जाता है। तो ये होता है कलकत्ता में, और कलकत्ता में होता है 1774 ईस्वी में। और पहले जो न्यायाधीश इसके बनते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम था एलिजा शाह इम्पे। तो इम्पे का भी नाम आप याद रख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2 कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो भारत के प्रशासन में भारतीयों की जो भागीदारी प्रारंभ होती है वो हो जाती है किसमें, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट ये चार्टर है, चार्टर एक्ट 1833, जिसमें जो है प्रशासन में भारतीयों को भी शामिल किया गया, मौका दिया गया। फिर है भारतीय विधान परिषद का बजट पर बहस करने की शक्ति। बजट पर बहस करने की शक्ति किसमें मिली। तो भारतीयों को बजट पर बहस करने की जो शक्ति प्राप्त हुई भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। फिर है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। द्विसदनीय से मतलब है जैसे भारत में इस समय पहले लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, उस समय जो संसद में लोकसभा राज्यसभा होते हैं, उसी टाइप का पहले जो केंद्रीय विधानमंडल हुआ करता था उसमें भी 2 सदन बनाए गए थे। तो इसमें जो है 1919 के अधिनियम के तहत जो है 2 सदनों में बांटा गया। फिर है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें अधिनियम से प्रेरित है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे, ये शक्ति जो है आई भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट अधिनियम है। तो इसमें मुख्य रूप से 2 तरह के अधिनियम आते हैं। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आते हैं पहले 1857 के विद्रोह तक। इसके बाद से जो है 1858 में जब ब्रिटिश कानून के अधीन चला जाता है पूरा भारत सरकार, तो उसके फिर ब्रिटिश कानून के अंतर्गत अधिनियम आए हैं। तो पहला कंपनी के अधीन पहला अधिनियम आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। फिर आते हैं चार्टर एक्ट 20-20 सालों में। 1793 का आता है, फिर 1813 में आता है, 1833 में और 1853 में। तो 20-20 सालों के अंतराल में जो है चार्टर एक्ट जारी किए गए। कब, 1773 से ही 20-20 सालों में जारी किए गए थे। बस पिट्स इंडिया एक्ट जो था इस 1784 में कुछ विशेष रूप से इसके प्रयोजन के लिए जो है 1784 में इसको जारी किया गया था। बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है 20-20 सालों के अंतराल में जो है एक्ट जारी किए गए। इसके बाद फिर आ जाते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहला अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम 1858 का आता है। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1861 का आता है। फिर है भारत परिषद अधिनियम 1892 है। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 है। फिर भारत परिषद अधिनियम 1919 है। भारत परिषद अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो 1947 का जो अधिनियम होता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत अंतिम जो है अधिनियम होता है। इसके बाद तो भारत को आज़ादी मिल जाती है और फिर भारत को संविधान का निर्माण हो जाता है और भारतीयों के द्वारा फिर कानून बनाना प्रारंभ होता है। तो आइए अब देखते हैं और प्रश्नों को। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था, डायरची सिस्टम जो है वो किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था जो लागू हुई थी, प्रांतों में अगर पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था,
तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था आई थी 1919 के अधिनियम से, जबकि केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था होती है 1935 के अधिनियम से। तो ब्रिटिश शासन के किस अधिनियम के में संघीय शासन का प्रावधान? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संघीय शासन का जो प्रावधान किया जाता है वो किया जाता है कब? 1935 के अधिनियम में ही। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो अखिल भारतीय संघ को स्थापित करने का प्रावधान भी किसमें किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। फिर है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। तो केंद्रों और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 के पर ही आधारित है। एक संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? तो एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव दिया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन जो क्या आता है 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। फिर है भारत में संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो भारत में संविधान सभा का जो गठन है वो होता है कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो कि कब आई थी 1946 के अंतर्गत। तो इम्पोर्टेंट ये है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस के अंतर्गत हुआ? तो ये है कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो प्रांतों से प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन था वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का होना था। जहां भी 10 लाख की जनसंख्या एक क्षेत्र बनेगा और उसमें से एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। फिर है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? तो जो संविधान के सभा के सदस्यों का चुनाव होता है वो होता है विभिन्न प्रांतों की जो विधानसभाएं थी, अब विधानसभाओं के जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा जो है संविधान सभा की प्रतिनिधियों का इलेक्शन किया गया। फिर इलेक्शन के बाद जो है अंतरिम सरकार का गठन होता है और अंतरिम सरकार में देखते हैं कि 1946 में जो इंटरिम सरकार बनती है उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं और उनको कौन कौन से विभाग दिए गए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इंटरिम सरकार के उपाध्यक्ष भी होते हैं और इनको जो है राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामलों से संबंधित विभाग दिए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण विभाग दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनको खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया। जॉन मथाई जो थे ये उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति संबंधित डिपार्टमेंट मिला। जगजीवन राम को क्या मिला? श्रम डिपार्टमेंट। सरदार बलदेव सिंह बहुत बलशाली थे इसलिए इनको रक्षा डिपार्टमेंट दिया गया। लियाकत अली को दिया गया ये वित्त विभाग। और श्री राजा गोपालाचारी को मिला क्या? शिक्षा और कला विभाग। तो शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए थे? तो बनाए गए थे श्री राज गोपालाचारी और इनको कला का भी क्षेत्र दिया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपको पता ही होगा गृह एवं सूचना प्रसारण है। राजेंद्र प्रसाद का भी पता होगा क्योंकि ये खाद्य और कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई का याद करना होगा। जॉन मथाई कौन से हैं? तो जॉन मथाई को है उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति से। जगजीवन राम को क्या मिला? श्रम। तो पूरे जीवन ही क्या है? श्रम तो करना पड़ेगा। तो जीवन को क्या मिला? जगजीवन को मिला श्रम डिपार्टमेंट। बलदेव सिंह को रक्षा और लियाकत अली को क्या मिला था? वित्त डिपार्टमेंट, जो कि ये जो है तो मुस्लिम लीग का मेंबर है। कौन? लियाकत अली। बाद में गांधी जी के अनुशंसा पर मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किया जाता है। उनमें से ये एक लियाकत अली होता है। लियाकत अली मुस्लिम लीग का मेंबर था। इसको जो है वित्त मंत्री बनाया जाता है उस समय। बाद में फिर ये लोग बाइकआउट कर देते हैं, फिर से नया जो है मंत्रिमंडल बनता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर कि भारत का संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो पहली बैठक कब होती है संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946 को। फिर है भारतीय संविधान का प्रारूप जो ड्राफ्ट है B.N. राव के द्वारा तैयार किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है, पहली बार प्रारूप बनाने का कार्य किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? B.N. राव के द्वारा। संविधान सभा के स्थायी परमानेंट चेयरमैन किसे बनाया गया? तो संविधान सभा के जो परमानेंट चेयरमैन बनते हैं, पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है, और फिर जो 11 दिसंबर की बैठक होती है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी परमानेंट चेयरमैन के रूप में चुन लिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं संविधान सभा में पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? तो पंडित नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो भारत के जो है मुख्य रूप से जो संविधान सभा का जो
प्रस्तावना है वो मुख्य रूप से इसी से अभिप्रेरित थी नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव से। तो प्रस्तावना को बनाने में ये महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव वेरी इंपॉर्टेंट डे है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया उसको स्वीकृति कब मिली, तो संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को, मतलब लगभग 2 महीनों के बाद या 1 महीने 1.5 महीने में जो है इस सभा को जो है संविधान सभा को स्वीकृति प्रदान हो जाती है उद्देश्य प्रस्ताव को। फिर आता है कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन होते हैं, तो टोटल जो अधिवेशन हुए संविधान निर्माण काल में वो होते हैं 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना टाइम लगा, कितना समय लगा, तो कुल समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। लगभग 3 वर्ष का जो है समय लगता है भारतीय संविधान के निर्माण में। एग्जैक्ट टाइम याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव जी हैं। भारत के संविधान सभा का वर्तमान रूप राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर की थी, क्योंकि सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे तो उस समय जब अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था तो सबसे बुजुर्ग सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है पहली बैठक के लिए अध्यक्ष बना दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो भारत का संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से तैयार हुआ। इसमें जो है कुछ कुछ प्रावधानों को जो है लागू भी कर दिया गया। फिर शेष जो पूर्णतः जो संविधान लागू होता है वो होता है 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा संबंधित कुछ और जुड़े हुए फैक्टों को देखते हैं। संविधान सभा के 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जो हैं स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। इसको भी हमने पढ़ लिया है। संविधान सभा का निर्माण जो है प्रारंभ होता है 13 दिसंबर 1946 के पंडित नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव से। ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत कर दिया जाता है। पूर्णतः इसे लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें वही सभी चीज़ें थी जिनको हमने अभी पहले पढ़ा है। अब आइए देखते हैं और प्रश्न कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अधिनियमित किया था संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया, तो जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। तो ये सभी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे राष्ट्रीय ध्वज वाली डेट हो या कि ये राष्ट्रगान की हो या राष्ट्रीय चिन्ह की, जो भी हैं ये सभी डेट पूछी जाती है परीक्षा में। तो जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। भारतीय सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एंथम के रूप में, नेशनल सिंबल के रूप में जो है कब एडॉप्ट किया, तो 26 जनवरी 1950 को। आज़ादी के मतलब संविधान लागू के दिन होने के दिन को ही जो है राष्ट्रीय चिन्ह को जो है अपनाया गया। और राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में किसे अपनाया गया, अशोक स्तंभ को। फिर आता है संविधान सभा की सलाहकार समिति, एडवाइजरी कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी, संविधान सभा की जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा में एक झंडा समिति थी जिसकी अध्यक्षता की है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। फिर अब प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्षों को देखेंगे। तो प्रमुख समिति में है पंडित नेहरू जो है संघ शक्ति संविधान के और संघीय संविधान समिति के जितने भी संघ वाले प्रावधान थे उन सभी की समितियों के अध्यक्ष कौन हैं, तो वो हैं पंडित नेहरू। फिर है प्रांत वालों में आ जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति में सरदार पटेल हैं। प्रारूप के तो जानते हैं बी आर अम्बेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों की परामर्श से संबंधित एक समिति थी जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए जो समिति थी उसमें भी पंडित नेहरू। फिर एक है इंपॉर्टेंट समिति संचालन समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि संचालन करना किसका काम होता है, जो अध्यक्ष होते हैं। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको संचालन का भी कार्य देखना था, इसलिए संचालन समिति की अध्यक्षता किसे की गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा।
फिर आते हैं संविधान सभा के कार्यों से संबंधित, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति की अध्यक्षता किसने की? तो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जी.बी. मावलंकर को जो है अध्यक्ष बनाया गया। फिर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति 6 अन्य सदस्य एन. गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्र, बाद में इनके स्थान पर माधवराव आते हैं बी.एल. मित्र के साथ, बी.एल. मित्र के स्थान पर। इसके अलावा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला और डी.पी. खेतान। डी.पी. खेतान की जो है डेथ हो जाती है तो इनके स्थान पर फिर आ जाते हैं टी.टी. कृष्णामचारी। तो कुल मूल रूप से 6 सदस्य हैं, इनका नाम याद रखिए। एन. गोपाल स्वामी अयंगर का, के.एम. मुंशी का, डी.एल. मित्र का, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और डी.पी. खेतान। बाद में जो है एम बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधवराव आते हैं और डी.पी. खेतान के स्थान पर टी.टी. कृष्णामचारी। ये जो है प्रारूप समिति के अन्य मेंबर थे अंबेडकर जी के अलावा। फिर आते हैं संविधान सभा। संविधान सभा में बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट समितियों में से एक थी ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन होता है वो होता है 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक आ जाता है अब संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके सोर्स के बारे में देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि संविधान से विभिन्न जो स्रोत हैं, कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया, ये हर परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो शामिल किया जाता है 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। तो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो है 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है और ये लिया गया था कहाँ से? रूस के संविधान से। इसके लिए इंदिरा गांधी सरकार ने एक समिति गठित की थी, स्वर्ण सिंह समिति। उन्हीं के सुझाव पर जो है 10 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में फिर शामिल किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में डीपीएसपी जो राज्य नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की संकल्पना है किस देश से हुई? तो डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में सम्मिलित शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत एक कहाँ किस देश से लिया? तो ये जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जैसे शब्द थे ये फ्रांस की क्रांति से अभिप्रेरित हैं। फिर आता है जुडिशियल रिव्यू, जो न्याय भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना है वो किस देश से ली गई है? तो जो भी जुडिशियल से संबंधित जुड़े हुए प्रावधान होंगे ना, वो जुडिशियल से संबंधित सभी प्रावधान जो है अमेरिका से ही संबंधित होंगे ज़्यादातर, मैक्सिमम टाइम पर। एक दो अगर किसी अन्य देश से हैं तो वो हम आपको याद करवा देंगे। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में एक विशेष संविधान सभा निर्मित एवं लिखित संविधान है। तो भारतीय संविधान एक विशेष संविधान द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। तो भारतीय संविधान की तुलना जो है अमेरिका के संविधान से की जा सकती है। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान है, संवैधानिक संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। इसको आप याद कर सकते हैं कि संवैधानिक संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से जो है लिया गया है। आपको याद करने की एक ट्रिक बताते हैं कि जैसे कि वहाँ के देश के जो है लोग क्रिकेट को आप देखते होंगे, क्रिकेट में कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते हैं क्योंकि वहाँ जो है संशोधन की बहुत आवश्यकता है। T20 वर्ल्ड कप भी इंडिया से हार गए थे, अभी वुमेन वाला भी वर्ल्ड कप हुआ 50 ओवर का, उसमें भी हार गए। तो वहाँ जो है अब दक्षिण अफ्रीका को जो है अभी संशोधन की बहुत आवश्यकता है। इस कारण से क्या है, संवैधानिक संशोधन प्रावधान कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। फिर नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध, आपातकाल में इमरजेंसी जो प्रोविजन है, इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया जर्मनी के संविधान से। जर्मनी में क्या है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी जरूरत पड़ती है लगता है। फिर नेक्स्ट है कि शक्तिशाली केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था किस संविधान से प्रेरित है? तो शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम जो है ये है कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से हमने क्या है, संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है। भारत में सम्मिलित समवर्ती सूची जो कनकरेंट लिस्ट है किस देश से ली गई? तो कनकरेंट लिस्ट को, समवर्ती सूची को जो है वो लिया है किससे? हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमने कौन सी सूची ली है? समवर्ती सूची। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है।
तो ऑस्ट्रेलिया में आप अगर क्रिकेट देखेंगे तो चाहे उनकी कभी भी किसी भी टीम की लिस्ट हो, वो हरदम जो है ना एकदम अच्छे प्लेयर ही रहते हैं। तो उनकी जो संवर्ती सूची है, तो आप क्रिकेट की सूची याद रखिएगा कि सबसे अच्छी क्रिकेट की सूची किसकी रहती है, तो ऑस्ट्रेलिया की। संवर्ती सूची कहाँ से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है, जापान के संविधान से। ये भी इम्पोर्टेंट प्रावधान है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान, तो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हमने बता चुके हैं कि हमने रूस के संविधान से 1976 में ग्रहण किया। फिर है संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज लिया हमने किससे, जो भी संसद से संबंधित ज़्यादातर जुड़े हुए प्रावधान होंगे वो ब्रिटेन से होंगे, जो जुडिशियल से जुड़े हुए ज़्यादातर प्रावधान होंगे वो अमेरिका से आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आप छोटी मोटी ट्रिकों के माध्यम से भी ज़्यादातर चीज़ों को याद रख सकते हैं। अब आइए देखते हैं फिर इकट्ठा ये पूरा देखेंगे प्रावधान। फिर नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए, तो फंडामेंटल राइट कहाँ है, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया। अब आइए देखते हैं कि विभिन्न देशों के संविधानों से प्रावधान क्या लिए गए हैं। तो अमेरिका से सबसे ज़्यादा हमने प्रावधान लिए हैं। अमेरिका में जुडिशियल वाले तो बहुत ज़्यादा लिए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका लिया है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया है। फिर राष्ट्रपति पर भी जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो भी एक तरह की जुडिशियल प्रक्रिया ही होती है। जनहित याचिका, ये भी एक जुडिशियल प्रक्रिया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली, ये भी एक जुडिशियल प्रक्रिया है। उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि की प्रक्रिया, इसको याद रखिए। और प्रस्तावना के 3 शब्द कौन कौन से हैं, प्रस्तावना के शब्द जिसमें हम भारत के लोग हैं, उसी तरह अमेरिका के संविधान में जो है हम अमेरिका के लोग, ये शब्द जो है अमेरिका के संविधान से ही भारत में प्रेरित हुए हैं। और मूल अधिकार, इतने सब याद करिए, बाकी सब जुडिशियल वाले जितने हैं सभी अमेरिका से हैं। बस याद करने की चीज़ क्या है, प्रस्तावना वाला शब्द है और फिर है मूल अधिकार है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि की प्रक्रिया। इतने प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए। फिर आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो है संसद से जुड़े हुए ज़्यादातर प्रावधान मिलेंगे। विधि का शासन, फिर है संसदीय शासन की प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था मिलेगी, विधि निर्माण की प्रक्रिया मिलेगी, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका मिलेगी, संसदीय विशेषाधिकार मिलेंगे, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय जो है। ये जितने भी संसद चुनाव से संबंधित जो रिलेटेड प्रावधान होंगे ना, वो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। एकल नागरिकता भी बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो एकल नागरिकता आपको ब्रिटेन के संविधान से मिलेगा। फिर आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में संशोधन की बहुत आवश्यकता है, मैंने बता दिया है। तो दक्षिण अफ्रीका में संशोधन की प्रक्रिया ली गई और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रावधान। दक्षिण अफ्रीका से सिर्फ 2 ही प्रावधान लिए गए हैं, लेकिन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। फिर है कनाडा। कनाडा से आ गया कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान है। इसके अलावा शक्तियों का जो वितरण है, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, शक्तियों का वितरण तथा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कहाँ ली गई, कनाडा के संविधान से। केंद्र राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र के द्वारा जो है राज्यपालों की नियुक्ति किसमें है, कनाडा के संविधान से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, एक ये जुडिशियल प्रावधान जो है कनाडा के संविधान से आ गया कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय होना, ये कनाडा के संविधान से लिया गया। और फिर है संघात्मक व्यवस्था। तो संघात्मक वाले जितने भी जुड़े हुए प्रावधान देखेंगे आपको कनाडा से मिलेंगे, ये भी सभी संघात्मक वाले प्राण हैं। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अगला देश आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची लिया, वाणिज्य व्यापार एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान लिए और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के सदनों की दोनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब वाणिज्य व्यापार समागम की स्वतंत्रता। फिर आते हैं आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से लिया हमने डीपीएस भी लिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जबकि राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन है, नामांकन कैसे होता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य किए जाते हैं 12 सदस्यों को, उन्हें नामांकन के द्वारा किया जाता है। तो इनका नामांकन जो है वो आयरलैंड के संविधान से है।
फिर है फ्रांस में, फ्रांस के संविधान से 2 प्रावधान लिए गए। पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था और दूसरा ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की जो फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फिर आ जाता है रूस। रूस से लिया मैंने मूल कर्तव्य लिया, और जो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से लिए गए? रूस के संविधान से लिए गए। जर्मनी, जर्मनी से क्या लेगा? आपात के समय मूल अधिकारों का स्थगन। आपातकाल के समय जो है, आपातकाल वाले संबंधित प्रावधान जर्मनी से। जापान से एकमात्र प्रावधान लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो ली गई है जापान के संविधान से। तो ये जितने भी सोर्स हैं उनको आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा, कहीं से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछ लिया जा सकता है इससे, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब आ जाते हैं भारतीय संविधान के भाग के बारे में देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें किस पार्ट में कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो टोटल जो है 22 पार्ट हैं, और 22 पार्ट में जो है अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। तो फर्स्ट प्रश्न आता है, फर्स्ट पार्ट में जो है संघ एवं उसके राज्य से क्षेत्र से संबंधित है। द यूनियन एंड द टेरिटरी। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है ये भाग 1 में सम्मिलित हैं। 1 से 4 के बीच जो है इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं। फिर आता है नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जो है 5 से 11 के मध्य है। मूल अधिकार, ये मूल अधिकार भाग 3 में आते हैं। तो भाग 3 जो है ये 12 से 35 अनुच्छेद के मध्य हैं। भाग 4 जो DPSP हैं ये 36 से भाग 4 में आते हैं, और 36 से 51 के बीच इनका अनुच्छेद है। मूल कर्तव्य 4 काम में शामिल किए गए हैं, 4A में हैं। तो ये जो 51A के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। फिर आ जाता है पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या है? द यूनियन है। द संघ जो है पार्ट 5 में है, और पार्ट 6 में राज्य है। तो संघ से संबंधित प्रावधान 52 से लेकर 151 तक है, और राज्य से संबंधित प्रावधान 152 से लेकर 237 के बीच में है। फिर आ जाता है पहली अनुसूची के खंड खा। भाग 6 के बाद भाग 7 आ जाता है। तो भाग 7 में जो है इसको हटा दिया जा चुका है। भाग 7 अब वर्तमान में इसमें जो है प्रावधान नहीं है। फिर आ जाता है भाग 8। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भाग 8 में प्रावधान किया गया है। इसका अनुच्छेद है 239 से 242। फिर है भाग 9। भाग 9 में है पंचायतें, और भाग 10 में है, भाग 9 में पंचायतें हैं, और भाग 9 का में है नगर पालिकाएँ हैं। तो पंचायत के प्रावधान जो हैं 243 में हैं, और नगर पालिका संबंधित प्रावधान भी 243 के अंतर्गत किए गए हैं। फिर भाग 9 खा के अंतर्गत आ जाता है सहकारी समितियां। तो ये भी 243 में जो है सब आर्टिकलों में दिया गया है। तो पंचायत 9 में हो जाता है, 9 क में नगर पालिकाएँ, और 9 खा में सहकारी समितियां। भाग 10 जो आ जाता है वो SC/ST जनजातीय क्षेत्रों का आ जाता है। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में आता है 244 से 244 का के बीच। 11 में जो है राज्य एवं संघ के मध्य जो संबंध है, संघ और राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है, उसके वर्णन है 245 से 263 के मध्य। फिर है भाग 12। भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति संविदाएं हैं। तो वित्त संपत्ति से संबंधित 264 से 301 के मध्य किया गया है। फिर भाग 13। भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में वाणिज्य व्यापार समागम की स्वतंत्रता जो होगी वो उससे संबंधित प्रावधान वाणिज्य व्यापार से संबंधित 301 से 307 के बीच। फिर है भाग 14। भाग 14 में क्या किया गया है? जो सिविल सेवाएं हैं, संघ और राज्य सेवाओं, जैसे UPSC हो गया, UPPCS हो गया, MPPSC, इस तरह की जो सिविल सर्विसें हैं उनका प्रावधान किया गया 308 से 323 के मध्य। भाग कौन सा है? भाग है 14। भाग 15 जो है इसमें ट्रिब्यूनल्स को गठित करने के प्रावधान किए गए हैं 323 से का के मध्य 323 खा तक। फिर आ जाता है भाग 15। भाग 15 वेरी इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन संबंधित है। तो भाग 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल सेवा संबंधित। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। अब भाग 14 का था ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं, भाग 14 का के अंतर्गत जो है शामिल किए गए। भाग 16 में क्या है? तो भाग 16 में जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, जैसे SC/ST हैं, आंग्ल भारतीयों के संबंध में इनमें कुछ विशेष प्रावधान किए गए 330 से 342 के मध्य। फिर आए भाग 17। भाग 17 जो है ये राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है 343 से 351 के मध्य। आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन जो हैं वो भाग 18 में आ जाते हैं 352 से 360 के मध्य। फिर 18 के बाद आ जाता है 19। तो भाग 19 जो है इसमें कुछ मिसलिनियस से संबंधित प्रावधान किए गए हैं 361 से 367 के मध्य।
भाग 20 जो है, भाग 20 संबंधित है संविधान के संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन संबंधित प्रावधान 368 में किए गए। फिर है जो 21 है, 21 में किया गया है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध का प्रावधान, ये 369 से 392 तक। और भाग जो अंतिम है 22वां है, उसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी के निरसन, ये सब छोटी मोटी चीज़ जो है शब्दावली से संबंधित प्रावधान जो है 393 से 395 किए गए हैं। तो ये भाग से संबंधित ही जो है परीक्षा में पूछा जाता है, कौन सा भाग किस से संबंधित है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं भारत में संविधान में अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी मूल सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 8 है। 8 थी जो कि वर्तमान में अब 12 हो गई, 4 अभी जो है वर्तमान में जोड़ी जा चुकी हैं। फिर है कि भारतीय संघ में नए राज्य के गठन संबंधित प्रावधान, नए राज्यों के गठन संबंधित प्रावधान किए गए प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में राज्य के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 1951 में जो है प्रथम संविधान संशोधन होता है, इसी के तहत जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध का वर्ण है 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट अब आते हैं, अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो शुल्क, सरकार के द्वारा शुल्क और कर लगाने संबंधित जो प्रावधानों का वर्णन किया गया है वो किया गया किसमें? 7वीं अनुसूची के तहत। फिर है संविधान राज्य की भूमि सुधार अधिनियम, राज्य में भूमि सुधार अधिनियम संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9th अनुसूची में शामिल किया गया है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 91st संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संशोधन किया गया, जिसमें दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा गया। तो 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया और इसे 91st संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसे संशोधित किया गया। फिर आता है अंग्रेजों जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख, अंग्रेजों भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। तो 8वीं अनुसूची जो है ये भाषाओं से संबंधित है, तो इसमें अंग्रेजी भाषा को जो है शामिल नहीं किया गया। अब पूरी अनुसूचियों के बारे में देखेंगे कि किस अनुसूची में कौन से प्रावधान हैं। तो पहली अनुसूची से संबंधित प्रावधान क्या है? पहली अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्रों से संबंधित है कि उनकी सीमाओं में उनके नाम में किस तरह से परिवर्तन किया जा सकेगा। दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों, मतलब इन सभी के जो वेतन पेंशन जुड़े होंगे, जितने भी पदाधिकारी होते हैं ना, इन सभी के वेतन पेंशन से जुड़े हुए मामले जो होंगे वो सभी किए गए अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में तीसरी अनुसूची में किया गया शपथ और प्रतिज्ञानों का। तो कोई मंत्री में और संविधान विधानसभा कोई सदस्य हैं, ये लोग शपथ जो लेते हैं, इनसे संबंधित शपथ से संबंधित प्रावधान तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में किया गया है संघ एवं राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा की जो सीटों को आवंटित किया गया है उससे संबंधित प्रावधान चौथी अनुसूची में। फिर आता है 5वीं अनुसूची। 5th अनुसूची में क्या किया गया? SC/ST जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से नियंत्रण से जुड़े हुए प्रावधान। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो है जनजातीय क्षेत्रों से प्रशासन संबंधित उपबंध किए गए। फिर 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है? इसमें जो है संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची, मतलब शक्तियों का जो विभाजन है ना वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। 6ठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित उपबंध है। 8वीं अनुसूची के बारे में बताया मैंने, इसमें जो है संविधान की मान्यता भाषाओं को शामिल किया गया है। तो कुल 22 भाषाओं को जो है इस सूची में शामिल किया जा चुका है। फिर है 9वीं अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची में आता है
भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जो है प्रावधानों को वर्णन किया गया था। इसको पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। फिर है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और इसको जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायतों के लिए जोड़ी गई, किसमें? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं के से संबंधित प्रावधानों के लिए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ दिया गया है, जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 और भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली। तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी भाषाएं। तो ये सूचियाँ भी इम्पोर्टेंट हैं, इनसे संबंधित प्रावधान जो है पूछे जाते हैं, कौन सी अनुसूची में कौन सा प्रावधान किया गया है। तो आपके लिए ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट था। अब आ जाते हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? ये है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखते हैं प्रश्नों को कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो मौलिक अधिकार को प्रावधान कहाँ किए गए हैं? भाग 3 में। अब भाग 3 में अनुच्छेद क्या है? 32 से लेकर 35 के मध्य। फिर है संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान पर अनुच्छेद 13 जो है संवैधानिक प्रावधानों को संसद, राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 जो है ये मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद 13 है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार जो है ये आता है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच। 14 से 18 के बीच में जो है समानता के अधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जो है कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है? अनुच्छेद है 14। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति एवं धर्म, ये 5 ग्राउंड दिए गए। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति और धर्म। जाति, धर्म, जन्म, लिंग और मूल वंश, इन 5 आधारों पर जो है प्रतिषेध है। इनके आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। 5 के अलावा जो अगर कोई ग्राउंड है उनके आधार पर विभेद किया जा सकता है, लेकिन इन 5 आधारों पर जो है किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति और धर्म, जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया था। ये किसमें है? अनुच्छेद 15 में है। फिर आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के तहत समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद है जो लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है? तो अवसर की समानता जो है किसमें है? अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में। अनुच्छेद 16(1) और 16(2) जो है अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। फिर आते हैं संवैधानिक उपबंधों के बारे में देखते हैं कि जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं और जो भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त अधिकार हैं। तो जो केवल भारतीयों को प्राप्त अधिकार है ना, उनको आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 15-16 है और 19-29-30 है। 15-16, 19-29-30, ये जो पाँच मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। अब बाकी इसके अलावा जो होंगे तो भारत और विदेशियों सभी को प्राप्त होंगे। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 में कहा गया कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर 5 आधारों पर जो है किसी के साथ विभेद नहीं होगा। 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की पूरी समानता रहेगी। फिर क्या है? अनुच्छेद 3 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 19 में जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्व शस्त्र रहित सम्मेलन करने का अधिकार,
संघ एवं सरकारी समिति बनाने का, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का, व्यापार करने की। ये जो अनुच्छेद 19 है इसमें कुल 5 स्वतंत्रताओं का वर्णन है। अब ये जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। तो जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 5 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30 है। तो अनुच्छेद 29, 30 और इधर 15, 16, 19 ये सभी 5 जो प्रावधान किए गए मूल अधिकारों से ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हुए। अब देखते हैं भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 14 है कि विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14 में। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, अनुच्छेद 20 ये भी भारत और विदेशी दोनों को लिए हैं। फिर है अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार और अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 जो है जीवन का अधिकार और अनुच्छेद 21A है शिक्षा का अधिकार। फिर है कुछ दशाओं एवं गिरफ्तारी के निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24। और धर्म संस्कृति से स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। ये सभी प्रावधान जो है भारत एवं विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को कौन कौन से प्राप्त हैं, 15, 16, 19, 29, 30। अब आता है प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया, अनुच्छेद 17। संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं है, संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित, अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है, अनुच्छेद 19 में। फिर है भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं किया गया, परंतु यह स्वतंत्रता किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद जो 19A के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता जो है इंक्लूडेड है। अब आते हैं ये जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कुल 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, इनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत जो है ए में दिया गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता आती है। फिर है ए के अलावा बी जो है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार 19(1)(b) में आ गया। फिर सी में आता है संघ या संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, संघ, संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार सी में आ जाता है। डी में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार, 19D में आ जाता है। राज्य के क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार जो है अनुच्छेद 19D में आता है। फिर है अनुच्छेद 19E में, तो अनुच्छेद 19(1)(e) में आ जाता है भारत के किसी भाग में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता। फिर है कोई व्यापार, अभिव्यक्ति एवं व्यवसाय करने का अधिकार जो है ये आता है जी में। तो ये कुल 6 स्वतंत्रताएं जो है प्रदान की गई हैं 19(1)(a) के अंतर्गत। ये सभी जो है इम्पोर्टेंट प्रावधान है, आपको याद रखने होंगे। फिर आ जाते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 जो है ये अपराधियों से संबंधित प्रावधान है। तो अनुच्छेद 20 का जो सी सब आर्टिकल है, इसके अंतर्गत अपराध के अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है दोष सिद्धि के संबंध में दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। दोहरे दंड के लिए और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए ये सभी प्रावधान किस में किए गए, अनुच्छेद 20 में किए गए हैं। फिर आता है प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो विदेश यात्रा के अधिकार है ये प्रदान करता है अनुच्छेद 21, जीवन जीने का अधिकार जो है। फिर आता है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध है। तो बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान किए गए अनुच्छेद 24 में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 में जो है प्रयुक्त हिंदू शब्द में
बौद्ध, जैन और सिख धर्म भी सम्मिलित है। तो अनुच्छेद जो 25 है इसमें हिंदू शब्द प्रयुक्त किया गया है और हिंदू शब्द में जो है बौद्ध, जैन और सिख जो हैं ये भी हिंदू शब्द के अंतर्गत इंक्लूड हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 एक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने, संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 30 क्या है? अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने एवं उनको संचालित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 32 है के अंतर्गत अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जाएंगे? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित किए जा सकते हैं। फिर है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होगा? तो मौलिक अधिकारों को जो संरक्षण देने की कार्य है यह है न्यायपालिका, जुडिशरी का है मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का कार्य। फिर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसे संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संविधान के हृदय और आत्मा अम्बेडकर ने कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात जो अनुच्छेद 32 है ना, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, इसे अम्बेडकर के द्वारा संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए याचिका दायर की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हाइबियस कॉर्पस। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद के निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्राप्त हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये हुआ था 1973 में। संपत्ति के मौलिक अधिकार, संपत्ति को मौलिक अधिकार से संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों की श्रेणी से जो है केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया। तो ये बनाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जिसमें जो मौलिक जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और उसके स्थान पर उसे 301 में डाल दिया गया, 300 का में डाल दिया गया, जो कि क्या है, एक वैधानिक अधिकार बदल गया। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार है, वो किस प्रकार का अधिकार है? तो यह एक वैधानिक अधिकार हो गया है। सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन एक विधिक अधिकार है जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद हैं? तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 15(6) और 16(6). अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जो है ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने से संबंधित प्रावधान इसमें हैं। फिर है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस मौलिक अधिकार में है? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार, ये का दे दिएगा 301 गलत कर, यहाँ ये दे जाना चाहिए था अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद जो है 21A में ये प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 300A में तो जो है ये दिया गया संपत्ति का अधिकार। तो प्रदत्त 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो प्रदत्त शिक्षा का अधिकार है वो किस में है? तो वो आएगा अनुच्छेद 21A में आएगा। यह मिस्टेक हो गई, चलिए 21A होना चाहिए यहाँ। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है, एक गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन से मूल अधिकार जो राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। 20 और 21 जो है अनुच्छेद 20 और 21 याद रखिएगा, इसे कभी भी किसी आपातकाल में हटाया नहीं जा सकता। यही जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार से संबंधित प्रावधान है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी नहीं हटाए जा सकते। फिर है बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित हुआ? 1976 में बंधुआ मजदूर अधिनियम को जो है पारित किया गया। यहाँ देख लेते हैं मूल अधिकारों को। तो समानता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के में। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 20, 29, 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में किया गया है।
फिर आ जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रावधान और मूल कर्तव्य। तो इन दोनों प्रावधानों को भी देख लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापना करना। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य है। फिर है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया? तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो समावेश किया गया है वो किया गया है इसी में डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांतों के अंतर्गत। समान आचार संहिता, समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। समान आचार संहिता राज्य नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु जो नागरिक संहिता है वो नीति निर्देशक तत्वों का है। समान आचार संहिता ये तो चुनाव आयोग के द्वारा लगाई जाती है। फिर है नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत कैसे हैं? जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो बाध्य योग्य नहीं है, जबकि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो बाध्य योग्य होते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते कि यह प्रावधान सरकार के द्वारा नहीं लगाया जा रहा है। फिर है ये सरकार की स्वेच्छा पर निर्भर करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये सरकार के लिए क्या है? एक सुझाव देने का कार्य करते हैं, एक मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान है? कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान अनुच्छेद 43 का के अंतर्गत है। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। फिर है स्त्री और पुरुष के बीच समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी किसमें किया गया? समान कार्य ये भी किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में 39A के अंतर्गत शायद किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संबंध से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51, हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, कथन किसका है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हुए संविधान सभा के सदस्य केटी शाह ने कहा कि यह ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 में क्या है? अनुच्छेद 36 प्रावधान करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा क्या होगी? तो राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 में किया गया है। फिर अनुच्छेद 37 क्या कहता है? न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये बाध्य योग्य नहीं है, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। फिर 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, इसमें प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 38(2) में आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास है। 39 का के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध कराता है। निःशुल्क विधिक सहायता का उपलब्ध कराना क्या है? 39 का के अंतर्गत। 39 खा में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों को सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। 39 गा में क्या है? समान कार्य। 39 घा में स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन है। 39 अंगा में है कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति के तथा बालकों के सुकुमार अवस्था में दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? कि कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो है अधिकार होगा सभी को। फिर है अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत एवं मानवेचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। काम की न्याय संगत तथा मानवेचित दशाएं प्रसूति सहायता जो है अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 में क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 43 में है। फिर अब आ जाता है अनुच्छेद 43 का में। अनुच्छेद 43 में क्या आता है कि उद्योगों व प्रबंधन के कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 खा के अंतर्गत क्या आता है? ये आता है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन,
स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण व व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 में है सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होंगे उन्हें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 में SC/ST के दुर्बल व शैक्षणिक व आर्थिक हितों की अवृत्ति की जाएगी। तो SC/ST के दुर्बल वर्गों के लिए क्या है, शैक्षणिक और आर्थिक हित प्रदान किए जाएंगे अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 क्या कहता है, 47 में पोषाहार स्तर जो है, जीवन स्तर है, लोक स्वास्थ्य है, सुधार के लिए कार्य किए जाएंगे। जो हानिकारक नशीले पदार्थ हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अनुच्छेद 48 में कहा गया कि गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के जो है उन पर वध पर प्रतिबंध लगाएंगे और उनकी नस्लों को सुधार करेंगे। तो पशुपालन से संबंधित हो जाता है कौन, 48 का में ही कहा गया कृषि एवं पशुपालन को जो है आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा। 48 में ही कहा गया कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन संबंधित प्रावधान किए जाएंगे, वन्य जीवों की रक्षा की जाएगी। 49 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से है कि राष्ट्रीय महत्व के जो कलात्मक, ऐतिहासिक स्मारक वगैरह हैं उनको जो है स्थानों को, वस्तुओं को सुरक्षित किया जाएगा। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां हैं, इनको बिल्कुल 50-50 किया जाएगा, पृथककरण किया जाएगा। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित प्रावधान किए जाएंगे। तो ये 36 से लेकर पूरे 51 सभी इंपॉर्टेंट हैं। एक बार फिर से आपको कुछ रिवीजन करवा देते हैं। अनुच्छेद 36 जो है राज्य के नीति निर्देशक तंत्रों के संबंध राज्य की परिभाषा दिया गया है। 37 में कहा गया कि न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, इसको जो है न्यायालय लागू नहीं करवा सकता है, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर है। 38 मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये पूछा जा चुका है परीक्षा में। इसका जो उद्देश्य है DPSP का क्या है, तो इसमें उद्देश्य इसका यही है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का बनना। 38(2) में आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। 39 का में क्या है, निःशुल्क एवं विधिक सहायता उपलब्ध करवाना है। 39 खा में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। 39 घा में आ जाता है इम्पोर्टेंट कि इस स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अंगा में किया गया पुरुष एवं स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति एवं बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। 40 तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में से है, ग्राम पंचायतों के गठन से है। 41 कुछ दशाओं एवं काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। 42 में है काम की न्याय संगत एवं मानवेचित दशाएं होनी चाहिए, प्रसूति सहायता का प्रावधान भी इसी में किया गया। 43 में किया गया कर्मकारों के लिए निर्वाह एवं मजदूरी, कर्मकारों के लिए जो है निर्वाह मजदूरी का प्रावधान 43 में। 43 का में कहा गया कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेने से संबंधित प्रावधान। 43 खा के अंतर्गत सहकारी समितियों के गठन से संबंधित प्रावधान। 44 क्या है, समान नागरिक संहिता है। 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है। 46 में SC/ST के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों में को बढ़ावा देने संबंधित प्रावधान है। 47 में है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को अच्छा बनाने से संबंधित प्रावधान किए गए। 48 में जो है पशुपालन से संबंधित प्रावधान है और 48 में कृषि पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों को प्रयोग करना है। 48 में जो है पर्यावरण संरक्षण संवर्धन करने हैं और 49 में जो है राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक वगैरह हैं उनको संरक्षित करना है। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। अब आ जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया, पूर्व सोवियत संघ जिसको USSR कहते थे, वर्तमान में रूस जो है, वहाँ के मूल कर्तव्यों वहाँ से जो प्रभावित होकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कहाँ है, भाग 4(a) के अंतर्गत। सरदार स्वर्ण सिख समिति की सिफारिश पर 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया। फिर है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए, सरदार स्वर्ण सिख समिति 1976।
भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। यहाँ पास 8 कहा गया था, जबकि 8 नहीं हो गया, यहाँ 10 होना चाहिए। 10 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, ना कि 8। अब 11वां फिर जोड़ा जाता है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। फिर आ जाते हैं कि मूल कर्तव्यों को किन 2 वर्गों में रखा जा सकता है? तो मूल कर्तव्यों को नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर है मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी को। प्राकृतिक पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। प्राकृतिक पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों एवं स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना, यह वर्णन किया गया 51A के अंतर्गत, जो 5वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू हैं। अगला आ जाता है कि पूरे टोटल जो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर एक आ गया कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। फिर है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। फिर है कि भारत के संविधान संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। फिर है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। धर्म, भाषा और प्रदेश, वर्ग या आधारित भेदभाव से परे रहें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के विरुद्ध हो। तो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के विरुद्ध हो, ये 5वें नंबर के मौलिक कर्तव्य में कहा गया है। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये 4थे नंबर पर है। 6वें नंबर पर क्या है? 6वें नंबर पर है हमारी जो संस्कृति है, हमारी सामसिक संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा है, उनको महत्व को समझें और परिरक्षण करें। तो 6वें में जो है छठी मैया याद रखिएगा, छठ पर्व याद रखिएगा। 6वें में क्या है? छठ पर्व क्या है? हमारी संस्कृति है, तो संस्कृति से संबंधित प्रावधान 6वें में। 7वें में क्या है? 7वें में ये 7 समंदर पार वाले हैं। वन, झील, नदी, वन्य जीव, ये सब क्या है? तो वन, झील, नदी, सागर वाले ये सब क्या है? 7 समंदर पार 7वें में है। जो प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित हैं उनकी रक्षा करना है, उनका संवर्धन करना है और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है। 8 में क्या है? तो 8 में आर्ट से संबंधित प्रावधान है, जैसे कि ये जो वैज्ञानिक आर्ट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानववाद है, ज्ञान अर्जन है, सुधार की भावना है, तो ये 8वें में आर्ट आ जाते हैं। 9th में क्या है? 9th में है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हिंसा को क्या बोलेंगे? नो। 9 में है तो हिंसा को बोलेंगे नो, नहीं, कोई हिंसा नहीं चलेगी, नो। फिर है 10वें में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के लिए सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न उपलब्धियों को, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। फिर है अनुच्छेद 11 जो लास्ट में सबसे जोड़ा गया, तो इसको 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए जो है माता पिता संरक्षण है, उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसको जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में भाग 4 में। अंतिम प्रश्न है आज के टॉपिक का इसका कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय किस मामले में ऐसा कहा है? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल ने जो है 1986 का किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था? तो ये कहा था विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य में 1986 में। तो अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा? तो नेक्स्ट टॉपिक अब आ जाएगा राष्ट्रपति से संबंधित अब प्रावधानों को देखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति के अलावा कौन से प्रावधान होंगे? राष्ट्रपति के अलावा फिर आ जाएगा संसद वगैरह आएगा, उपराष्ट्रपति आएंगे, अभी बहुत सारा प्रावधान है। तो अभी जो है